Good morning, students. We are reading lesson first of history, the French Revolution, and today we have to read from page number 10, last paragraph. The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. कि जो 1791 का संविधान था उसने नेशनल असेंबली को ही पावर दे दी कानून बनाने की, जो कि इनडायरेक्टली चुनी जाती थी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इसको इलेक्ट किया जाता था। दैट इज, जिसका अर्थ है सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, कि जो नागरिक थे वो इलेक्टर्स का एक ग्रुप, एक वर्ग चूज करते थे वोट डाल के, हु इन टर्न चोज द असेंबली, और जो फिर बाद में असेंबली को चुनता था। ये हमने कल पढ़ा था कि जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो 50,000 मैन जो थे इलेक्टर्स उनको चूज करते थे, और फिर वो 50,000 जो इलेक्टर्स थे वो नेशनल असेंबली को चूज करते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ओनली मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wages were given the status of active citizens, और केवल 25 साल से ऊपर का व्यक्ति जो कि अपनी जो लेबर होती थी उसकी जो वेतन होता था 3 दिन के वेतन के समान, अगर वो सरकार को टैक्स देता था तो वो वोट डाल सकता था, उसको वोट डालने का स्टेटस था। दैट इज देयर वर एंटाइटल टू वोट, यानी कि उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता था। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स, और बाकी सभी लोग पैसिव सिटीजन माने जाते थे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। एक इलेक्टर बनने के लिए या फिर असेंबली का मेंबर बनने के लिए एक व्यक्ति को एक बहुत बड़ी एक टैक्स पेयर की, मतलब टैक्स देने वाले जो करदाता होते हैं उनकी श्रेणी में उनको शामिल होना पड़ता था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, और ये संविधान जो था वो शुरू हुआ एक वाक्य के साथ जिसमें लिखा हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कि वहाँ के नागरिकों के लिए और वहाँ के लोगों के लिए अधिकारों की घोषणा। राइट सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी, यानी कि जीवन का अधिकार, बोलने स्वतंत्रता का अधिकार, ओपिनियन मीन्स विचार रखने का अधिकार, कानून के सामने एक तरह से समानता का अधिकार, वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलियनेबल राइट्स, इनको नेचुरल यानी कि प्राकृतिक या स्वाभाविक और जिनको कोई भी मतलब छीन नहीं सकता ऐसे अधिकारों के रूप में स्थापित किया गया। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग्स बाय अर्थ, जिसका मीनिंग था कि वो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही मिलेंगे, एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और उनको लिया नहीं जा सकता। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वो प्रत्येक नागरिक के इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, इनकी सुरक्षा करे। थर्ड पॉइंट इज हाउ फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, कि कैसे फ्रांस एक राजतंत्र जो था उसके अंदर वो खत्म हुआ उसमें और वो एक रिपब्लिक बना। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, आने वाले सालों में फ्रांस की सिचुएशन और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई। ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लुई 16 ने संविधान पे हस्ताक्षर कर दिए थे। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्शिया, पर फिर भी वो पर्शिया के राजा के साथ एक गुप्त वार्तालाप करने लगा। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस, दूसरे देशों के जो शासक थे पड़ोसी देशों के, वो भी एक तरह से चिंतित थे फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रहा था उससे। एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स, और वो इन घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए अपनी सेनाओं को भेजने की प्लान कर रहे थे। दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789,
जो फ्रांस में 1789 यानी कि 1789 से समर से शुरू हो रही थी जो घटनाएं, उनको नियंत्रित करना चाहते थे वो। बिफोर दिस कुड हैपन, इससे पहले कि ये हो पाता, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। इससे पहले कि ऐसा होता तो यहाँ की जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, उसने अप्रैल 1792 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोंग होता है इच्छा करना, फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, और हजारों की संख्या में स्वयं सेवक जो अपनी इच्छा से सामने आए, वो देश की सेना में, आर्मी में एक तरह से ज्वाइन करने के लिए उसको प्रोविंसेस से, अलग अलग प्रांतों से सामने आए। दे सो दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। और उन लोगों ने इस युद्ध को पूरे यूरोप में जो अरिस्टोक्रेसीज थी, यानी कि जो कुलीन वर्ग था या फिर जो राजा था, उसके खिलाफ लोगों के एक युद्ध के रूप में उन्होंने इस युद्ध को देखा कि वो राजा के खिलाफ एक युद्ध है जिसमें वो भाग लेने जा रहे हैं। अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सैंग वॉज द मार्सिले, और देशभक्ति के गीतों में उन्होंने मार्सिले गाया, कंपोज्ड बाय द पोएट रोजेट डी लाइल। रोजेट डी लाइल ने इस कवि थे जो एक इस गीत की उन्होंने रचना की थी। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिलेस एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस। और जब वो स्वयं सेवक पेरिस की तरफ जा रहे थे तो पहली बार उन्होंने ये मार्सिले से गाया, एंड सो गोट इट्स नेम, और वहीं से इसका नाम मार्सिले पड़ गया। द मार्सिले इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और इस टाइम फ्रांस का जो नेशनल एंथम है यानी कि राष्ट्रीय गान है वो मार्सिले है। द रिवोल्यूशनरी वॉज ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। और ये क्रांतिकारी युद्ध जो थे वो लोगों के लिए हानि लेकर आए और बहुत सारी आर्थिक समस्याएं उनको हो गई। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंटियर, और जब आदमी मोर्चे पर लड़ रहे थे, वीमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग। तो महिलाओं को लिविंग यानी कि जीविका कमाने का जो काम था उन पे छोड़ दिया गया। एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, और अपने परिवार की देखभाल भी उनको करनी थी। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़े वर्ग जो थे, उनको ये विश्वास दिलाया गया दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर, कि ये जो क्रांति है उसको आगे ले जाया जाए। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन, क्योंकि जो 1791 में संविधान बना था उसने केवल अमीर वर्गों को ही राजनीतिक अधिकार दिए। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट, जो राजनीतिक क्लब होते थे वो रैली करने का एक स्थान बन गए फॉर पीपल, लोगों के लिए, हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, जहां पे वो सरकार की नीतियों को डिस्कस करने की इच्छा करते थे और अपने खुद के एक्शन भी बनाते थे, वहां बैठ के योजनाएं बनाते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स, और इन क्लब्स में सबसे ज्यादा एक सक्सेसफुल मतलब जो रहा वो जैकोबिन्स था, विच गोट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस, जिसका नाम जो था वो फॉर्मर कॉन्वेंट के नाम पर पड़ा था, सेंट जैकब जिसका नाम था पेरिस में। वीमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, और महिलाएं जो इस पूरे पीरियड में एक्टिव रही, सक्रिय रही, फॉर्म्ड देयर ओन क्लब्स, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड्स, और इसी चैप्टर का जो सेक्शन 4 है, आज हम सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 4 जो है वो महिलाओं की यानी कि औरतों की जो एक्टिविटीज थी और जो उनकी डिमांड्स थी उसके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे कल। थैंक यू।